नमस्कार बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं में पाठ 6 पद्य विभाग जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए में आपका हार्दिक स्वागत है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा जी गज़लकार भी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारे गज़लों की रचना की है। आइए सर्वप्रथम इनसे हम परिचय कर लें। रमेश दत्त जी का जन्म 1939 जलसेर, एटा, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस पद्यांश के जरिए रमेश दत्त जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। पेज नंबर 14 पर आप देखेंगे, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जी हाँ, रमेश दत्त जी कहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी अर्थात आवाज। यह जो मुखर बिंदु से, यह जो हमें प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय वरदान है हमारे पास, यह जो हमारी जुबान है, इस वाणी के जरिए हम अच्छा बुरा, कटु, मधुर, हर प्रकार की आवाज को हम प्रयोग करते हैं और हर प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं इस वाणी के जरिए। कवि दत्त जी कहते हैं कि वाणी में शहद इस प्रकार से, हे बच्चों, इस प्रकार से अपनी आवाज को निकालो अपने मुंह से, इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करो, इस प्रकार से अपने मुखर बिंदु से शब्दों का प्रयोग करो जो मधु के समान मीठा हो। अर्थात हमें ऐसा बोल बोलना चाहिए जो औरों को मीठे लगे। और तो और अगर हम प्रेम से बोलेंगे तो हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और लोग हमारे ऊपर विश्वास करने लगेंगे। तो इसलिए कितनी भी, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आएं, अगर हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल में परिस्थिति है, हमारी स्थिति है, फिर भी हमें आत्मसंयम नहीं खोना चाहिए। अपनी वाणी में किसी भी प्रकार की कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे रमेश दत्त जी कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि दत्त जी कहते हैं कि माना कि बहुत सारे फायदे हैं चुप रहने के,
लेकिन वहीं पर अगर समय रहे और ज़रूरत हो तो ऐसे वक्त पर हमें अपनी जुबान को खोलना भी उचित है। जैसे अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पर हम केवल शांतिपूर्वक खड़े रहें और उस अन्याय या अत्याचार को होता हुआ देखते रहें, तो यह सरासर गलत है। ऐसे समय पर हमें ज़रूरत है कि हम उस अन्याय या अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। इसलिए रमेश दत्त जी कहते हैं कि जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, कि अगर चुप रहकर हम भले लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी हमें आना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कितनी अच्छी बात कही है दत्त शर्मा जी ने कि कुछ कहने से पहले, कहा जाता है ना हर समय, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। तो कुछ कहने से पहले हमें उस पर अच्छे ढंग से सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, उसका नतीजा क्या होगा यह भी विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे ख्याल हैं उसको खुद उसका मनन कर लेना चाहिए। हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं उन्हें स्वयं उसका उचित की कसौटी को वजन कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें एक्शन लेना चाहिए या कोई भी कदम उठाना चाहिए। इसलिए कवि ने कहा कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। आगे रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। कई लोगों की आदत होती है तू मैं तुरंत कर देते हैं, बिना बात के बात का बतंगड़ बना देते हैं और जबरदस्ती किसी के काम में टांग अड़ाने की उनकी आदत होती है। हस्तक्षेप करना वो अपना मर्यादा समझते हैं, अपने संस्कार समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं, जबकि यह अनुचित है। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। कवि कहते हैं कि व्यर्थ का बवंडर हो या छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो, उसमें हमें अपने आप को भी पहले झांक कर देखना चाहिए कि हम कितना सही हैं और हम कितना गलत हैं। होता क्या है आजकल के समय में, इस वर्तमान युग में, इस कलयुग में होता क्या है कि हमें दूसरों की बुराइयां और अपनी अच्छाइयाँ ये बहुत नज़र आती है। जितनी ही दूसरों की बुराइयां नज़र आएगी, अपने अंदर उतनी ही अच्छाइयाँ हमें नज़र आती है और हम ये मान बैठते हैं कि हमसे अच्छा और कोई नहीं है, हमसे अच्छा संस्कारी बालक नहीं है, हमसे अच्छा आदर्श विद्यार्थी कोई नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई गुणवान तो है, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कमियां जरूर होती है। हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, व्यक्तित्व है, लेकिन वहीं पर कुछ न कुछ थोड़ी छोटी बड़ी कमियां भी होती हैं। तो हमें सबसे पहला, कवि क्या कहते हैं, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हम तू मैं तो कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो क्या उचित है। इसलिए हमें खुद को टोकना भी सीखना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सामने वाला गलत है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सही हैं। हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हमने क्या गलती की। हमें अपने गलत उठते कदम को भी रोकना आना चाहिए। इसलिए यह सब कब संभव होगा, जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग्स होगी, आत्मनियंत्रण होगा। और यह कब आएगा, जब हम अपने बारे में, अपने आप को कोई भी कदम उठाने से पहले अपने आप के बारे में जान सुन लें, समझ लें।
यहाँ पर देखिए, शहद का मतलब मधु, वाणी मतलब आवाज़, ख्याल मतलब याद, और तड़ाक मतलब व्यर्थ का आडंबर, मतलब बिना बात के बात का बतंगड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। आगे रमेश दत्त जी कहते हैं कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त जी कहते हैं कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे मतलब बिना सोचे समझे दूसरों के ऊपर मात्र दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की कमियों को निकालना, दूसरों की गलतियों को देखते हुए उस पर जोर जोर से चिल्लाना, उन्हें डांटने लगना। तो यह पटाखे की तरह जब फटते हैं हम, मतलब दूसरों के बारे में हम कुछ भी अनाप शनाप बकने लगते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो ऐसे समय में हमें यह सोचना चाहिए कि उन धमाकों के साथ रंगीन रोशनी भी आसमां को चमका देती है। अगर हम पटाखे की तरफ फटते हैं तो उसमें यह भी सोचना चाहिए कि उसके अंदर जो रोशनी के जो रंग हैं वो आसमां को चमका देती है। इसलिए हमें भी पटाखे की तरह दुनिया में अच्छे कर्मों की तरफ उजियाली फैलानी चाहिए। हम अगर पटाखे की तरफ फटते हैं, अगर हम कहीं पर जोर से या कोई कदम उठाते हैं, तो उससे पहले वह किस प्रकार से हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए लाभान्वित होगा, यह सोच लेना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम कोई कदम, कोई कर्म करने जा रहे हैं तो उससे कितने लोगों का किस ढंग से फायदा होगा। तो इसलिए हमें भी पटाखों की तरह तो फटें, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसकी रोशनी से पूरा आसमां जो है वह जगमगा उठे। आइए आगे चलते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कितनी सुंदर बात कही है कि कटु वचन तो हमारे मन में कड़वा वचन, कड़वी भाषा, वह हर समय हमारे मन को चोट ही तो पहुंचाते हैं, हमारे मन को तकलीफ देते हैं। तो कड़वी भाषा हर समय मन में कांटे बोने का ही काम करती है। परंतु वहीं पर यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि मीठी वाणी के गुल हम अपनी मधुर भाषा से सुंदर पुष्प की भांति मन में कोमल भावनाओं की उत्पत्ति कर सकते हैं। हमारे कटु वचन, कहा गया है, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अर्थात कि यदि हम किसी के जीवन में किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो उसे तकलीफ या उसे दुख या उसे कष्ट देने का अधिकार हमें कतई नहीं है। तो कटु वचन, हमारी कड़वी भाषा, हमारी अपशब्दों, हमारे ऐसे अप्रिय भाषा से हमारे माता पिता, समाज के लोग, बड़े बुजुर्गों का केवल वह मन ही दुखाएगा, उनके हृदय को चोट पहुंचेगी।
तो इसलिए कटु वचन तो सदा कांटे ही बोते हैं, तकलीफ़ें देने का काम करते हैं, क्योंकि वह कटु वचन कड़वी भाषा होती है। लेकिन वहीं पर यह नहीं भूलना चाहिए बच्चों कि हमारी मीठी बोली जो है वह सुंदर फूल के समान लोगों के मन को, लोगों की भावनाओं में कोमलता पैदा कर सकती है। अतः हमें कटु वचनों के शूल नहीं बल्कि मधुर वाणी के पुष्प ही लोगों के जीवन में बोने आना चाहिए। रोपना अर्थात बोना। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर कोई ऐसी बात है जिससे हमें अपार तकलीफ पहुंची है और उससे हमारा समय जो है वह नष्ट होता जा रहा है, और ऐसे समय में हमें अपने आप को स्थिरता प्रदान करते हुए संयम से काम लेने आना चाहिए। नहीं तो अगर हम उस बात के पीछे सोचते रहेंगे, दिन रात मंथन करते रहेंगे, तो उससे मात्र हमें दुख होगा, तकलीफ होगा। इसलिए हमें उस बात को, जो बीत गई सो बात गई, यह सोच करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उस बात को मोड़ने आना चाहिए। हर बात से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार का अनुभव, किसी न किसी प्रकार की सीख हमें मिल जाती है। तो हर बात में अच्छाई खोजने की कला हमें सीखनी होगी कि अगर सामने वाले ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हमारे अंदर कौन सी कमी थी, या हमारे अंदर वो कौन सी बात थी जो कि सामने वाले को हर्ट हुआ, उसे तकलीफ हुआ, तो उससे भी कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए। जिंदगी में मनुष्य हर समय सफल ही हो यह जरूरी तो नहीं। आप सभी खेल खेलते हो तो खेल में हार और जीत कुछ न कुछ तो हमें लेना ही होता है, हमें ग्रहण करना होता है। तो हार अगर मिलती है, हमारे नसीब में अगर हारना लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। हमें हर समय सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अरे ये सोचिए कि अगर आप हारे नहीं होते तो सामने वाला जीतता कैसे? तो असली जीत तो आपकी हुई, क्योंकि आपने सामने वाले पक्ष को जिताया है। तो इसलिए हमें कभी भी निराश न होकर के उस वक्त को में बदलाव, उस वक्त में मोड़ कैसे आना है, इस बात की कला हमें सीखनी होगी। कांटे तो चुभती बात को मोड़ करके, कांटा भी तो रहता है, लेकिन उसी कांटों के बीच में वह फूल कैसे खिलखिलाता रहता है और आपका हंस करके स्वागत करता है, अपनी तरफ आपको आकर्षित करता है। तो उस पुष्प की तरह आपको भी कोमल बनना है, और यह सीखना होगा कि उस पुष्प की तरह हम तमाम तकलीफ़ें आएँ, लेकिन हम अपनी मधुर वाणी का त्याग नहीं करेंगे। हम लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, अच्छे ढंग से व्यवहार करेंगे, अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो? कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। हे मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा होठ सीकर चुप बैठना उचित नहीं है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर हमें अपना मुख खोलना भी चाहिए। अपने मन की जो मनः दशा है वह हमें व्यक्त करने आना चाहिए। हमारे मन में जो तकलीफ है, जिस कारण हम इतने चिंतित हैं, जो हमें हर समय दबाव डाल रहा है,
हमारे बढ़ते हुए कदम को रोक रहा है, हमारे करते हुए कामों में विघ्न पैदा कर रहा है। ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम अपने अभिभावकों के सामने, हम अपने हितैषियों के सामने, हम अपने माता पिता के सामने अपने वह विचार व्यक्त करें जो हम सोच रहे हैं, जिसमें दिन रात हम घुट रहे हैं। तो जहाँ पर अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम जैसे खड़े हों, तो वहाँ पर अगर हम अन्याय सहते हैं तो यह अनुचित है। ज़रूरत पड़ने पर अपना मुंह खोलकर सत्य को सामने लाना ही उचित सत्य की परिभाषा है। इसलिए हे प्यारे बच्चों, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जैसा कबीर रहीम जी ने कहा है, बहुत ही सुंदर बात कही है अपने काव्य में उन्होंने, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, रही मन फाटे दूध को, मथै न माखन हो, रही मन फाटे दूध को, मथै न माखन हो। यहाँ पे रहीम जी ने क्या कहा कि अगर, हे मनुष्य, अगर कभी ऐसी बात हो कि कोई बात बिगड़ जाए, तो वो कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी प्रयास कर ले, मनुष्य उसे सुधार नहीं सकता। किस प्रकार? जैसे अगर दूध फट जाए तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उस फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते हम, लाख प्रयत्न करें। इसलिए बिगड़ी हुई एक बार अगर जुबां से हमने निकाल दिया तो हम लाख प्रयास करें, लेकिन हम उस जुबां को फिर से वापस नहीं ले सकते। शब्दार्थ में देखिए, गुल मतलब पुष्प, रोपना बोना, बेबात मतलब बिना बात का बढ़ावा देना। आइए पेज नंबर देखिए, स्वाध्याय पर पेज नंबर 15 शब्द वाटिका देखते हैं। उसमें शब्द वाटिका जो है हम देखेंगे, जो भी शब्दार्थ दिया गया है उसे अपने नोटबुक में आप लिखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सूचनानुसार कृतियाँ करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। इसे आप पद्य के अनुसार लिखेंगे। किन बातों को सीखने के लिए कहा है? प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना और आत्मनियंत्रण करना। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। कांटे बोने वाले कटु वचन, चुभने वाली क्या होती है? बातें, फटने वाले पटाखे। प्रश्न 3, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। पहला, व्यर्थ विवाद टल जाते हैं। अगर हम चुप रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाता है। दूसरा नंबर, जागरूकता बढ़ती है और हमें हमारे ऊपर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। संवेदनशीलता बढ़ती है। अगर हम धैर्य से काम लें और सहनशीलता से काम लें तो हर काम आसानी से होता चला जाता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। प्रश्न 4, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। सरल हिंदी में आप लिखेंगे। प्रश्न 5, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है उससे संबंधित जो जिन शब्दों का प्रयोग काव्य में किया गया है उसे आप लिखेंगे। जैसे मधु से, मधु का मतलब शहद, कड़वे कटु, विचार ख्याल, आवश्यकता जरूरत। आपका होमवर्क है कि कविता की, यहाँ प्रश्न 4 में दिया गया था, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए
लेकिन यहाँ पर आप पद्यांश की सभी पंक्तियों का सरल भाषा में भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ मतलब वही अर्थ लिखना है आपको। जितनी पंक्तियाँ दी गई हैं हर एक पंक्तियों का सरल हिंदी में भावार्थ लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।